हेलो भाई, जय श्री राम। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, एस्ट्रोलॉजर। कई पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे कुंडली की बेसिक चीजें। जैसे कुंडली में कितने भाव होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, कितनी राशि होती हैं। हर एक राशि का हम एक सारणी बनाकर उनकी योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, इष्ट देव वगैरह हम निकाल लिए थे। ठीक। अब हम आगे की चीजें सीखने जा रहे हैं। जैसे कुंडली में आप, जैसे आपके सामने जो सारणी है, इस सारणी में कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठ सकता है। डिपेंड है जब जातक का जन्म हुआ हो, उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था, उस नक्षत्र के आधार पर ग्रह की चाल चलती है। अब हम आगे की बात करते हैं कि जैसे ये नया टॉपिक है, सूर्य के साथ ग्रहों का अस्त की अवस्था होना। अब एक जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के अंदर एक ही भाव में कई सारे ग्रह बैठ जाए और उनमें यदि सूर्य भी बैठ जाए, तो सूर्य के साथ जो बाकी जितने ग्रह उस भाव में बैठे हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो वो अस्त होने का एक प्रॉपर डिग्री देखी जाती है कि कितनी डिग्री से कम है तब वो ग्रह अस्त होगा। तो हम इस वीडियो के जरिए हम आज यही सीखेंगे कि सूर्य के साथ ग्रह में बैठे हुए जो ग्रह हैं, भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं, उन ग्रह की अस्त की अवस्था क्या है। तो सबसे पहले एक राशि में एक ग्रह एक ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक चलता है। ठीक। टोटल 12 राशि हैं। ठीक। तो एक राशि के अंदर एक ग्रह ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री तक चलता है। ठीक। अब टोटल कितनी राशि है हमारे पास? 12 राशि। तो एक ग्रह एक राशि में 30% चलता है, 30 डिग्री चलता है। तो 12 राशियों के अंदर एक ग्रह कितना चलता है? 360 डिग्री। पूरी कुंडली में वो चल लेता है 360 डिग्री। ठीक। अब हम ग्रह की अवस्था देखने चाहते हैं। तो ग्रह की अवस्था, सभी ग्रहों की अवस्था देखना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चंद्रमा का देखेंगे। चंद्रमा सूर्य की डिग्री से, और चंद्रमा की डिग्री यदि 12 डिग्री से कम है या 12 डिग्री है तो चंद्रमा अस्त कहलाएगा। उस जन्म कुंडली में चंद्रमा हमेशा अस्त कहलाएगा, भले वो योग कारक हो या मारक हो। यदि मारक है तो वो अस्त है, उसे प्रबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि वो योग कारक ग्रह है और वो सूर्य के साथ अस्त हो गया तो उसे प्रबल करना पड़ेगा, तब वो जाके चंद्रमा अपना प्रभाव दिखाएगा। नेक्स्ट है मंगल। यदि मंगल 17 डिग्री तक सूर्य के साथ बैठा है एक भाव में, और उसकी डिग्री 17 या 17 से कम है, तो वो भी अस्त हो जाएगा, भले वो मारक हो या योग कारक हो। दोनों होगा, वो अस्त हो जाएगा। यदि मारक है तो हमें उसे प्रबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि वो योग कारक ग्रह है, उसे हमें प्रबल करना पड़ेगा बीज मंत्र के जरिए या स्टोन के जरिए। ठीक। फिर बात करते हैं बुध। बुध को डिग्री मिली है 13। यदि किसी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बुध बैठ रहा है और उसकी डिग्री 13 या 13 से कम है, तो वह बुध उस जन्म कुंडली में अस्त हो जाएगा। सेम वही है कि योग कारक है तो उसे प्रबल करना पड़ेगा, मारक है तो उसे कोई जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव यहाँ सूर्य के साथ बैठेंगे तो 11 या 11 से कम डिग्री होगी तो ही वो अस्त होंगे। ठीक। बात करते हैं शुक्र। शुक्र को सिर्फ 9 डिग्री तक ही वो होता है। यदि 9 या 9 डिग्री से कम है तब शुक्र अस्त हो जाता है। ठीक। अब यहाँ बात 5 ग्रह की हमने पढ़ ली। सूर्य है। अब हम यहाँ राहु और केतु के बारे में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है।
वो अस्त से कोई उनका कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ सिर्फ ये सिर्फ पांच ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के साथ बैठ जाएंगे और इनकी जो डिग्री है उस डिग्री से मैच कर रही है, तो वो अस्त है। यदि मैच नहीं कर रही तो वो योग कारक या मारक, जो भी कंडीशन में वो रहेंगे। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव की हमने बात नहीं करी थी। शनिदेव 15 डिग्री से कम या 15 डिग्री में सूर्य के साथ अस्त होते हैं। ठीक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, उदाहरण के जरिए। ठीक। हम एक बनाते हैं सारणी। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अभी हम पहले बना रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में, उसके बाद हम बनाएंगे मैनुअल फॉर्मेट में भी, ताकि अच्छे से अच्छे समझ में आए। अब जैसे ये मैंने जन्म कुंडली बनाई है मेष लगन की। ठीक। इसमें मैंने सूर्य को बिठा दिया 7वें भाव में, और इसके साथ हमने चंद्रमा को बिठा दिया। ठीक। अब यहाँ आपको समझने की चीज ये है कि एक भाव में दो ग्रह बैठ गए, सूर्य और चंद्रमा। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए दिखा रहा हूँ, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई, सिर्फ एग्जाम्पल के आपको समझा सकूं उदाहरण के जरिए। ठीक। अब यहाँ सूर्य की डिग्री 5 है और चंद्रमा की डिग्री 12 है। अब सूर्य 12 और सूर्य 5 और चंद्रमा 12, इन दोनों के बीच में यदि हमारे उदाहरण के जरिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में कितनी डिग्री है? सूर्य की 5 और चंद्रमा की 12, टोटल कितनी डिग्री हमारी बनी है? 7 डिग्री। यदि चंद्रमा 12 या 12 से कम डिग्री है तो चंद्रमा यहाँ अस्त हो जाएगा। अब यहाँ देखो, चंद्रमा योग कारक है, लेकिन यहाँ चंद्रमा अस्त हो गया। अब इसको प्रबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या फिर चंद्रमा से रिलेटिव कोई स्टोन है तो वो स्टोन धारण करना पड़ेगा। बेटर ये है कि यहाँ आप बीज मंत्र का ही यूज करें, क्योंकि बीज मंत्र ऐसी चीज होती है कि यदि आपको प्रभाव बढ़ाना है तो प्रभाव को बढ़ाएगा भी, प्रभाव को कम करना है तो कम भी करेगा। स्टोन हमेशा प्रभाव बढ़ाता है, बीज मंत्र दोनों काम करता है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ सूर्य के साथ हमने बुध को बिठा दिया। ठीक। अब यहाँ सूर्य और बुध दोनों को एक ही राशि में हमने बिठा दिया। ठीक। सूर्य की डिग्री 5 है, ठीक, और बुध की डिग्री 22 है। दोनों के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 17। ठीक। अब बुध की डिग्री हमने स- यहाँ कैलकुलेशन में आ रहा है 17, यहाँ थोड़ा मिस हो रखा है। ठीक। इस पे नहीं जाना, हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बुध 22 डिग्री है और सूर्य यहाँ 5 डिग्री है। बुध और सूर्य की डिग्री को हम माइनस करेंगे तो कितनी बची हमारे पास डिग्री? 17 डिग्री। और अस्त कब होता है? या तो 13 डिग्री हो या 13 से कम डिग्री हो। ठीक। यहाँ कितनी है? 17 डिग्री। यानी इस कंडीशन में हमारे इस जन्म कुंडली में यदि बुध सूर्य के साथ बैठे हैं तो वो अस्त नहीं है। वो यदि इस कुंडली में योग कारक हैं तो ये योग कारक रिजल्ट देंगे। हालांकि इस जन्म कुंडली में बुध है, मारक है, तो यहाँ इस जन्म कुंडली में बुध हमेशा मारक ही का काम करेंगे। उसे योग कारक बनाने के लिए हमें बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ठीक। ये उदाहरण के जरिए हमने एक सूर्य की अवस्था बताई है कि सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है तो वो अस्त कब होता है, उसकी एक अवस्था बताई है। ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आया हो या नहीं आया हो तो एक बार कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं
नया टॉपिक है दशाओं का प्रभाव और दस जो ग्रह हैं उनकी युति। अगर एक ही भाव में कई सारे ग्रह बैठ जाएं तो उनकी कैसी युति बनाई जाए, उनको कैसे उनके दशा अंतर्दशा देखी जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशा और दशाओं का प्रभाव। यानी जैसे कितनी दशा चलती हैं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जो है वो हम अब इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप सबसे पहले पेपर पे लिखो और कमेंट के जरिए तुरंत मेरे को बताओ, ताकि मैं उस चीज़ को क्लियर करके आपको बता सकूं। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं दशाओं का प्रभाव। यदि हम जन्म कुंडली, ये तालिका हम देखते हैं, पुस्तक आती है जन्म कुंडली पत्रिका, उस पत्रिका में महादशा नाम से एक टॉपिक होता है जो दशा का प्रभाव दिखाता है। यदि हम महादशा देखेंगे, सबसे मेन टॉपिक यही होता है दशा देखने में, क्योंकि महादशा में 70% रिजल्ट हमें मिलते हैं उस दशा के अनुसार। यदि उसमें योग कारक ग्रह की दशा चल रही है तो 70% रिजल्ट आपको मिलेंगे। यदि वो मारक ग्रह की चल रही है तो आपको 70% ही रिजल्ट मिलेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक। योग कारक है तो सकारात्मक मिलेगा, नकारात्मक है तो नकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। ठीक, मिलेगा कितना? 70%। 70% आपको महादशा के अंदर कोई भी ग्रह की दशा चल रही है तो वो 70% महादशा के अंदर मिलती है। उसके बाद में आता है महादशा के अंदर आती है अंतरदशा। अंतरदशा में रिजल्ट मिलता है हमें 20%, योग कारक हो या मारक हो। 20%, 20% हमें उस अंतरदशा में रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। एक होता है प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। इन तीनों में, इन किसी भी जातक को जब दशा चलती है, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इनमें 10% ही रिजल्ट मिलते हैं, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, योग कारक हो या मारक ग्रह हो। ठीक, ये तो होता है दशा का प्रभाव। हमने जितनी दशा थी पढ़ी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इनका हमने ये भी देख लिया कि कौन सी चीज में हमें कितना परसेंट रिजल्ट मिलता है। ठीक, अब ग्रहों की युति के बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे आपके जन्म कुंडली में जो 7 नंबर भाव है, ये हमने मेष लग्न की जन्म कुंडली बनाई है, और इस जन्म कुंडली के अंदर हमने बना दिया 7 नंबर भाव में 3 ग्रहों को बिठा दिया। ये हम सिर्फ एक समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि ग्रहों की युति, हम पढ़ रहे हैं ग्रहों की युति। यदि एक जन्म कुंडली में एक ही भाव में एक से अधिक ग्रह बैठ जाएं तो उनकी दशा अंतर्दशा कैसे निकाली जाए। ठीक, अब जैसे 7 नंबर भाव के अंदर एक साथ 3 ग्रह बैठे हैं, अब 3 ग्रह का कैसे इनका दशा अंतर्दशा निकाली जाए, यहाँ चीज समझने योग्य है। अच्छा, ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ये फिक्स नहीं होती है। आप ये सोच रहे हो कि ये मेष लग्न कुंडली, मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो ये चीज फिक्स होगी, नहीं। इसमें कई प्रकार की जन्म कुंडलियां बन जाएंगी। डिपेंड है उस जातक का जन्म जब हो रहा था उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था, ठीक, कौन सी तिथि चल रही थी, कौन सा महीना चल रहा था, उसके अनुसार फिर बनता है। यहाँ कैलकुलेशन की बात आती है। अब जैसे 7 नंबर भाव के अंदर एक साथ 3 ग्रह बैठे हैं, अब इनमें हमें दशा अंतर्दशा जो भी निकालनी है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में इस जन्म कुंडली में जितने ग्रह बैठे हैं एक ही भाव में, उन सब की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा देखेंगे। वो देखने से पहले इन सबको हम ये भी देखेंगे कि इनमें योग कारक ग्रह कौन सा है और मारक ग्रह कौन सा है।
योग कारक और मारक ग्रह निकलने के बाद में इनकी दशा देखेंगे कि जिस जातकों की जन्म कुंडली हम देख रहे हैं, जो ग्रह बैठे हैं उनमें किसी न किसी दशा में चल तो नहीं रहे वो ग्रह। अगर वो ग्रह चल रहे हैं तो अंतरदशा या दशा प्राण दशा जो भी चल रही है वो भी निकालेंगे। एक एक ग्रह की निकालनी पड़ेगी, ऐसे नहीं तीनों की एक साथ निकालेंगे। एक एक ग्रह की हमें निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम इस जन्म कुंडली को विवेचन कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि जैसे इस जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, ठीक, और बैठे कितने ग्रह हैं? 3 ग्रह। तो जब सूर्य की महादशा चलेगी तो इस घर को सिर्फ सूर्य ही एक्टिव करेगा, बाकी बुध और चंद्रमा इस घर को एक्टिव नहीं करेंगे। ठीक। फिर सूर्य का मैन घर कौन सा है? 5 नंबर घर, क्योंकि 5 नंबर राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूर्य 5 नंबर राशि और जिस राशि है उस राशि, इन दोनों घर को एक्टिव कर देगा। अगर वो मारक है तो मारक से रिलेटिव रिजल्ट देगा, योग कारक है तो योग कारक से संबंधी रिजल्ट देगा। ठीक। ये होता है ग्रहों की युति और उससे मिलने वाले परिणाम। ठीक। आज की वीडियो में यदि कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें एक एक चीज का कैलकुलेशन करके हम बताएंगे। ये हमारा गौशाला है, श्री श्री 1008 श्री गोरख गौशाला हमारे गुरु जी की है। अगर यहाँ कोई भी ऑडियंस जाकर अपनी सेवा देना चाहे तो ये गौशाला की एड्रेस है। इस एड्रेस पे जाके आप गौ माता को सेवा दे सकते हैं। ठीक। और यदि कोई डोनेशन करना चाहे तो ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पे आप स्कैन करके अपना डोनेशन कर सकते हैं। अगर डोनेशन कोई करना चाहे तो वो अपना नाम और अपना गोत्र कमेंट में जरूर बताए, ताकि गौशाला में इसका एक रजिस्ट्रेशन हम करवा पाएं। इसी के साथ इस वीडियो में कोई भी समस्या हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताना। और यदि इस वीडियो में आप नए हो तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक जरूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। तब तक के लिए जय श्री राम।